हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू ऑल इन वन जीके। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि हम एक डेडिकेटेड क्लास करेंगे बजट के ऊपर फॉर सीडीएस एंड एनडीए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बजट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो यूनियन बजट है ना, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ना बजट वर्ड कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा उसके जगह पर? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और इसका आर्टिकल है 112 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर्टिकल 202 फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंटर का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बजट, वो आपको मिलेगा आर्टिकल 112 में, और स्टेट्स के लिए मिलेगा आर्टिकल 202 में। बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? इट्स एन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इट हैज़ टू बी लेड बिफोर द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इन केस ऑफ सेंटर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। और जो बजट है उसको प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और करेंटली कौन है इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। The President lays the annual financial statement before Parliament every financial year. अब फाइनेंशियल ईयर कब होता है? तो ये होता है अप्रैल 1 से मार्च 31 तक। इतना आप सबको पता है। ओके, सो along with the annual financial statement, the government presents the finance bill. अब फाइनेंस बिल क्यों चाहिए? हमने पॉलिटी में ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी है। फाइनेंस बिल क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल क्या है। ओके, सो जो फाइनेंस बिल है ये चाहिए फॉर टैक्सेस। टैक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल बिल, एंड द अप्रोप्रिएशन बिल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पॉलिटी में हमने ये भी पढ़ा था ना कि कितने टाइप्स ऑफ फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड, देन कंटीजेंसी। आई होप आपको याद है। ओके, अप्रोप्रिएशन बिल क्यों चाहिए? टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। विदाउट द अप्रोप्रिएशन बिल हम कोई भी मनी विदड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब ये भी मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था कि द बजट गोज थ्रू 6 डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन पार्लियामेंट। प्रेजेंट होता है पहले बजट, फिर एक जनरल डिस्कशन होती है, देन स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। उस बजट को स्क्रूटिनाइज करेंगे कुछ कमिटीज होती है हमारे पार्लियामेंट में। देन वोटिंग होगी ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब कितनी मिनिस्ट्री को कितना हमें एलोकेट करना है। देन पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, क्योंकि हमें विड्रॉ करनी है मनी। एंड देन पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल, ये किस लिए? टैक्सेस के लिए। तो ये ना पॉलिटी की क्लास में बहुत अच्छे से मैंने स्टेप्स मेंशन कर रखे हैं, और इन ईच हेडिंग उसके अंदर होता क्या है। तो मैं पॉलिटी की वो वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना। अब जो स्ट्रक्चर है ना बजट का, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। तो पहला है रेवेन्यू बजट, जो कि डे टू डे का होता है, एंड दूसरा होता है कैपिटल बजट, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म बजट। तो जो रेवेन्यू बजट है उसके अंदर 2 चीज़ें आती है, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है? मनी द गवर्नमेंट अर्न्स that doesn't create a liability। मतलब हमारी गवर्नमेंट जो अर्न करती है मनी, that doesn't creates a liability। अब आपको लाइबिलिटी या एसेट्स क्या होता है इसका डिफरेंस पता है? तो मैं एकदम सिंपल वे में आपको बताती हूँ कि जो लाइबिलिटीज होती है ना, दे आर बेसिकली डेथ्स होती है, या हमारी कोई ऑब्लिगेशंस होती है जो हम ओ करते हैं, that which basically takes money out of our pocket। okay, and जो assets होते हैं ना, ये वैसे कुछ things होते हैं which we owe that put money in our pocket। okay, ये बेसिक सा मैंने आपको समझाने के लिए एक डिफरेंस बताया है। लाइबिलिटी मतलब डेट्स वगैरह या ऑब्लिगेशन भी ओ। ओके, यहाँ से मनी हमारे पॉकेट से बाहर जाता है, और एसेट्स में हमारे पास पैसा आता है। सो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, मनी द गवर्नमेंट अर्न्स दैट डजंट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। ओके, जैसे कि इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब यहाँ से आपको समझ आ रहा है, मनी स्पेंड ऑन रनिंग द कंट्री। सो जो भी मनी स्पेंड होती है ऑन रनिंग द कंट्री, मतलब क्या? जैसे सैलरीज देना है, पेंशन्स देने हैं हमें, सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन ओल्ड डेथ। ओके, दिस डज नॉट क्रिएट्स एसेट्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब जो कैपिटल बजट है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सबसे पहला है कैपिटल रिसिप्ट्स, मनी दैट आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स। मतलब इन शॉर्ट क्या है, हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है, जैसे कि मार्केट बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, रिकवरी ऑफ लोन्स। ओके, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हम कैपेक्स बोलते हैं, मनी स्पेंड टू क्रिएट एसेट्स, बिल्डिंग रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा है हाई कैपेक्स इज गुड फॉर द इकोनॉमी। क्यों? बिकॉज जब हम रोड्स बिल्ड करेंगे या रेलवेज या हॉस्पिटल्स बनाएंगे तो हम एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? तो यहाँ पे हम जितनी भी मनी स्पेंड करेंगे उसका हमें बहुत प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर। सो दैट्स वाई हाई कैपेक्स इज गुड फॉर द इकोनॉमी। अब हम बजट 2026 देखते हैं। इस साल क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस वही चीज़ें इंक्लूड की है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। यूनियन बजट फॉर 26-27 इज सेंटर्ड अराउंड द थीम ऑफ विकसित भारत एंड युवा शक्ति, focusing heavily on boosting manufacturing, strengthening MSMEs and accelerating high-tech infrastructures. जो कोर थीम है ना हमारी बजट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द 3 कर्तव्यस। और वो 3 कर्तव्य जिस पर हमारा बजट सेंटर्ड है वो क्या है? पहला कर्तव्य है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज कंपेटिटिवनेस एंड इनोवेशन। एज इट इज, इसको बाय हार्ट कर लेना। ओके, सेकेंड कर्तव्य है फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्ड कैपेसिटी विच इज एडुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट। एंड थर्ड कर्तव्य है इंक्लूसिव डेवलपमेंट अक्रॉस रीजन विच इज पूर्वोदय एंड रूरल फोकस। सो इन शॉर्ट पहले में बताया गया है कि हम जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो चीज़ हमें बढ़ानी है, हमें एक्सेलरेट करनी है और उस चीज़ को हमें सस्टेन भी करना है। ठीक है, दूसरा कर्तव्य है कि हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी है एंड फुलफिल करनी है अपनी एस्पिरेशन। जैसे कि आपको पता है वी डोंट हैव सच गुड क्वालिटी एडुकेशंस, काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स में रूरल एरियाज़ में नहीं होती है, फिर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज बहुत सारे हैं। ओके, सो इस चीज़ पर फोकस किया है सेकंड कर्तव्य में। एंड थर्ड कर्तव्य में क्या है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होंगी अक्रॉस रीजन, पूर्वोदय एंड रूरल फोकस। तो रूरल फोकस आपको पता है, देन पूर्वोदय नॉर्थ ईस्ट रीजन जहाँ पे बेसिक चीज़ें लैक करती है। ओके, तो वहाँ पर ये चीज़ें इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी। एंड द बजट इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन कर्तव्य भवन। ओके, ये चीज़ याद रखना। अब ये कुछ नंबर्स है, तो नंबर्स आपको याद करने होंगे। तो हमारा जो टोटल बजट है ना इस बार का, इट इज़ 53.5 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। हमारी जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1.5% है इस बार, और हमारी जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है विच इज़ 0.3%। तो ये सब हमने इकोनॉमी की क्लास ली थी लास्ट टाइम CDS में, वहाँ पे मैंने बताया था कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। सो बेसिकली जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ना, तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, उसमें से हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना अपनी टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट को, ओके, तो हमें मिलता है अपना रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, अभी मैंने ऊपर बताया रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अब जब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या होता है? ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है हमारा, ओके, रेवेन्यू डेफिसिट से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना अपने ग्रांट्स को, ओके, ग्रांट्स इन एड जिससे हम कैपिटल एसेट्स बनाते हैं, तब हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिलेगा। और इस बार हमने रखा है 0.3% का टारगेट। नेक्स्ट वी है फिस्कल डेफिसिट, इसका टारगेट है 4.3% ऑफ GDP। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? बेसिकली जब एक गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना, इट एग्जीड्स इट्स टोटल रेवेन्यू। मतलब फिजिकल डेफिसिट है टोटल जो एक्सपेंडिचर है उससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अपना रेवेन्यू रिसिप्ट्स को एंड नॉन दैट कैपिटल रिसिप्ट्स को। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है? हम टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल इनकम को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फिजिकल डेफिसिट मिलता है, और इसका टारगेट है 4.3%। ये नंबर्स याद रखना कितने इस बार है, ओके, 26 के। और ये लास्ट एक चीज़ है डेट टू GDP रेशियो विच इज़ 55.6%। मतलब जो एक कंट्री की टोटल जो डेथ होती है ना टू इट्स एनुअल इकोनॉमिक आउटपुट, उसी को हम बोलते हैं डेट टू GDP रेशियो।
एक और चीज है यहाँ पर, प्राइमरी डेफिसिट। ओके, सो प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट दिया गया है 0.7%, ये भी याद रखना। सो ये क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट, जो हमारे फिजिकल डेफिसिट होती है ना, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स को। The government fulfilled its 2021 commitment to bring the physical deficit below 4.5% by 25-26. The new medium-term target for debt to GDP is 50% ±1% by 2030-21. ये चीज़ मैंने लिखी है बिकॉज जो हमारे गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया था 2021 में, वो हमने फुलफिल कर लिया है। ठीक है, अब हमारा न्यू मीडियम टर्म टारगेट है डेट टू जीडीपी रेशियो का, जो यूजुअली 50% ±1% करना है हमें बाय 2030-31। अभी कितना है 55.6%। ओके, अब टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया है 2025 में, ये इफेक्टिव हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 और वो रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। और इस बार जो इनकम टैक्स का स्लैब्स है वो मोर ऑफ द लेस सेम ही है। 4 लाख पर टैक्स रेट नील है, 4 लाख टू 8 लाख में 5% आएगा, 8 लाख टू 12 लाख अगर इनकम है आपकी तो 10% टैक्स रेट है, 12 लाख से 16 लाख में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 में 25 और अबोव 24 लाख है आपकी टैक्सेबल इनकम, देन द टैक्स रेट इज 30%। अब एक न्यू टर्म है विच इज बैक बाय टैक्स शिफ्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स the share back buys are no longer taxed at the company level. They are now taxed as capital gains in the hands of the shareholders. That is 22% for corporates and 30% for others. तो back buy tax इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी है वो अपने शेयर्स को बाय कर लेगी बैक। ओके, बाय बैक द शेयर्स, इसलिए बाय बैक टैक्स, ताकि जो बेसिकली ये डिज़ाइन करा गया था टू प्रिवेंट द टैक्स अवॉइडेंस। ओके, इस वजह से। और नंबर्स याद रखना, विच इज़ 22% फॉर कॉर्पोरेट्स एंड 30% फॉर अदर्स। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मनी कहाँ से आती है और कहाँ पर जाती है, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है CDS का स्पेसिफिकली, और 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है इसमें। ओके, सो मनी कम्स फ्रॉम एंड मनी गोज टू। पहली चीज़ है मनी कम्स फ्रॉम। सो मनी कम्स फ्रॉम का मतलब क्या है कि जो वेरियस वेज है जिससे हमारी गवर्नमेंट फंड कलेक्ट करती है ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर हो गया या वेलफेयर जो स्कीम्स हो गई या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं उसको चला पाए। ठीक है, सो मनी कम्स फ्रॉम सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको, ये बोरोइंग एंड लाइबिलिटी से। सो हमारी जो मनी है दैट कम्स फ्रॉम बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज 24%, उसके बाद हमें मिलता है इनकम टैक्स से 21% एंड देन कॉर्पोरेशन टैक्स से 18%। सो फर्स्ट 3 आप याद रख लो, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, सिमिलरली सो बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो बोरो करती है हमसे, पब्लिक से या RBI से या कोई भी फॉरेन एंटिटी से, तो इससे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, फिर इनकम टैक्स तो सबको पता है जो हम टैक्स पे करते हैं इंडिविजुअल्स, ओके, ऑन द इनकम, एंड कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि बिजनेस या कॉर्पोरेशंस पे करते हैं, राइट। नेक्स्ट मनी गोज टू, तो गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा मनी जाती कहाँ पे है, तो जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा अपना पैसा स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस में देती है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट में एंड थर्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। तो मनी गोज टू स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस सबसे ज़्यादा। ओके, अब ना हमारे जो बजट आया है उसमें ना बहुत सारे कुछ न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि उस टर्म्स की डेफिनेशन क्या है। पहला टर्म है बायोफार्मा शक्ति। शक्ति का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सो ये एक 10,000 करोड़ की स्कीम है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल बायोफार्मा हब। ओके, सो ये बायोफार्मा की एक स्कीम है, बायोफार्मा शक्ति। ऑरेंज इकोनॉमी आपने बहुत सुना होगा, सो ये बजट पे स्पीच में भी यूज़ किया गया है।
So orange economy is basically a new focus on creative economy. Since you know कि आजकल सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन काफ़ी हाई जा रहा है, सो इस वजह से इट इज़ फोकस ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी, जो कि एनिमेशन हो गया, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग या कॉमिक्स, इसके ऊपर है. इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब एंड 15,000 स्कूल्स. सो दैट्स ए ऑरेंज इकोनॉमी. भारत विस्तार, ये एक मल्टीलिंगुअल AI टूल है फार्मर्स के लिए दैट इंटीग्रेट द एग्री स्टैक पोर्टल्स विद ICAR टेक्निकल नॉलेज. ग्रोथ कनेक्टर्स मतलब क्या है कि 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनेंगे. फॉर एग्जांपल मुंबई से पुणे तक, दिल्ली से वाराणसी तक, वैसे 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनेंगे. इसे हम ग्रोथ कनेक्टर्स बोलते हैं. देन वी हैव कॉर्पोरेट मित्रस, which is a new cadre of professionals trained by ICAI and ICS, जो MSMEs को हेल्प करेंगे जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में है. ठीक है, दे आर कॉर्पोरेट मित्रस, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके. अब रेयर अर्थ कॉरिडोर्स ये 4 स्टेट्स में एस्टेब्लिश होंगे, विच इज़ उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, टू प्रमोट माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. Then we have infrastructure risk guarantee fund. एक न्यू फंड है टू प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट गारंटीज टू de-risk प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स. मतलब बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा ना, कंस्ट्रक्शन फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हमारा ख़राब होता है, जिस वजह से बिल्डिंग्स गिर जाती है, कभी कुछ होता रहता है. सो दैट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड. And last we have Semiconductor Mission 2.0, which is enhanced to focus on domestic semiconductor ecosystem and supply chain. अभी रिसेंटली हमने विक्रम के बारे में भी पढ़ा था. ओके, सो इस वजह से अब गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन सेमीकंडक्टर नाउ, एंड इंडिया को एक अच्छा सेमीकंडक्टर हब बनाने की कोशिश में है. अब एक चीज़ हुई है, दैट इज़ टैक्स हॉलीडे. सो ये टैक्स हॉलीडे क्या होता है? ये एक टेम्पोररी सस्पेंशन होता है या रिडक्शन होता है सर्टेन टैक्सेस का, एम्ड एट स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. जैसे कि हम कुछ फॉरेन कंपनीज को कुछ टैक्स हॉलीडेज दे देते हैं, मतलब हम उनका टैक्स नहीं बढ़ाएंगे या उनसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट करे. ओके, तो इस बार बजट में ऐसी एक प्रोविजन है. द यूनियन बजट इंट्रोड्यूस अ मेजर टैक्स हॉलीडे, डेटा सेंटर एंड क्लाउड टैक्स हॉलीडे. तो कौन सा हॉलीडे दिया है? डेटा सेंटर एंड क्लाउड टैक्स हॉलीडे अंटिल 31 मार्च 2047 फॉर फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स यूजिंग इंडिया डेटा सेंटर्स, एमिंग टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड AI कैपेबिलिटीज. सो जो भी फॉरेन क्लाउड सर्विस इंडिया का डेटा सेंटर यूज करके क्लाउड सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करेगी, उन्हें हम टैक्स हॉलीडे देंगे. कौन से? डेटा सेंटर एंड क्लाउड टैक्स हॉलीडे अंटिल 31 मार्च 2047. अब कोर ड्राइवर किसे बोला गया है बजट में? द सर्विस सेक्टर. इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द कोर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स. तो सर्विस सेक्टर को कोर ड्राइवर बोला गया है. दे आर सेंटर्ड अराउंड 4 की पिलर्स. तो जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो 4 की पिलर्स पर सेंटर्ड है. पहला है डिजिटल हब ट्रांजिशन. Establish India as a global AI and cloud leader by offering a landmark tax holiday until March. अभी हमने देखा. And it also provide a unified 15.5% safe harbor margin for all IT services. Since you know that AI and cloud, ये दोनों चीज़ें आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, और इंडिया को भी अपना टेक्निकल फील्ड में अगर स्ट्रांग होना है तो AI और क्लाउड, इन दोनों पर बहुत अच्छे से फोकस करना होगा. एंड इसी वजह से उन्होंने टैक्स हॉलीडे दिए हैं. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव मेडिकल वैल्यू टूरिज्म. वी लॉन्च अ स्कीम टू एस्टैब्लिश 5 रीजनल मेडिकल हब इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, इंटीग्रेटिंग एडवांस सर्जिकल केयर, आयुष सेंटर्स एंड स्पेशलाइज्ड फैसिलिटेशन यूनिट्स फॉर इंटरनेशनल पेशेंट्स. तो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, इसको बढ़ाने की भी बात हुई है. हम 5 ऐसे रीजनल मेडिकल हब बनाएंगे प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन से, आयुष सेंटर्स बनाएंगे, ताकि जो इंटरनेशनल पेशेंट्स है वो भी यहाँ आकर ट्रीटमेंट कराए. आपने देखा होगा कि वेरियस टाइम पीपल इंडिया से बाहर जाते हैं फॉरेन,
ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज दे हैव अ बिलीव कि वहाँ पर हम ठीक हो जाएंगे. सो इसी बेसिस पे सेम स्कोप में इंडिया में भी ये चीज़ करना चाहती है गवर्नमेंट. अभी ऑरेंज इकोनॉमी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है हमारे बजट का. कंटेंट क्रिएशन बेसिकली, ओके, ट्रेनिंग 2 मिलियन AVGC प्रोफेशनल्स और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी बनाया जाएगा. एंड लास्टली वी हैव इंस्टीट्यूशनल स्किल अलाइनमेंट. सो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा होता है ना कि एम्प्लॉयमेंट बहुत तरीके की होती है, उसमें से एक वो भी था कि जिसमें स्किल मिसमैच होती है, राइट. तो स्किल अलाइनमेंट ना होने की वजह से बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है. सो इस वजह से इंस्टीट्यूशनल स्किल अलाइनमेंट एक चीज़ करेंगे, क्रिएट अ हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज. स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे टू ओवरहॉल करिकुला एंड ट्रेन 1 lakh allied health professional, ensuring the workforce evolves alongside emerging technologies like AI. ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपकी एक समरी लिख दी है, आप बस गो थ्रू कर लेना क्या क्या हुआ है. युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, ये हमने पढ़ा था, राइट. विकसित भारत एंड युवा शक्ति पहले में. ऑन गवर्नमेंट संकल्प टू फोकस ऑन पुअर, अंडरप्रिविलेज्ड एंड द डिसएडवांटेज. पहला बजट है कर्तव्य भवन में 3 कर्तव्य हमने पढ़े. पहला कर्तव्य क्या था? एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकंड क्या है? फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी. एंड थर्ड क्या है? अलाइन विद विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास. न्यू इनकम टैक्स आया है 2025 में, इफेक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से. सो ऐसे मैंने सब कुछ इन शॉर्ट में आपको लिख दिया है, आप पढ़ लेना यहाँ से. ये समरी है, मतलब जितना भी कुछ बजट में बोला गया है शॉर्टली आप सबको लिखा है कि STT ऑन फ्यूचर बी रेज्ड एट 0.05 फ्रॉम प्रेजेंट टू 0.02. ये रेट्स है, ओके. बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन मिलेगी गिवन टू कैपिटल गुड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरी टू बी एक्सटेंडेड. Tariff rate of all dutiable good imported for personal use to be reduced from 20% to 10%. 7 high speed rail corridors बनेंगे. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ऑरेंज इकोनॉमी जो हमने पढ़ा है, मुंबई में एस्टैब्लिश होगा. टू एड्रेस चैलेंजेस फॉर गर्ल स्टूडेंट, ये भी आपको पता होगा कि 1 गर्ल हॉस्टल विल बी एस्टैब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपने सुना होगा. आप स्केलिंग की मैंने बात की थी, राइट. खेलो इंडिया मिशन है एक जो ट्रांसफॉर्म करेगा स्पोर्ट्स फैक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड. भारत विस्तार हमने पढ़ा, एक AI टूल है फार्मर्स के लिए. सो गो थ्रू ऑल दिस. अब मैंने कुछ MCQs रखे हैं, हमने जितना भी पढ़ा है अब तक बजट में, लेट्स सी हम कितना कर सकते हैं वहाँ पर. सो व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिशिएट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. तो फिजिकल डेफिशिएट टारगेट कितना बोला गया था? 4.3% बोला था, राइट. ये देखो 4.3% था ना फिजिकल डेफिशिएट टारगेट. ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में. एस्टिमेटेड प्राइमरी डेफिशिएट मैंने अलग से लिखकर बताया था ना, कितना है? 0.7%. नेक्स्ट, विच सोर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर्स टू द गवर्नमेंट रिसीप्ट्स. मतलब रूपी कम्स फ्रॉम, मैंने पढ़ाया था आपको कि बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को मिलता है, राइट. कंट्रीब्यूट लार्जेस्ट शेयर टू गवर्नमेंट्स रिसीप्ट, मतलब कहाँ से मनी आती है और गोस कहाँ पे थी, ये आप बताना कमेंट्स में. विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन. सो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया है ना इस बार बजट में, वो ट्रांसपोर्ट को दिया गया है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज गॉट द हाईएस्ट बजट एलोकेशन. और अगर मिनिस्ट्रीज की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मिला है सबसे ज़्यादा. एक चीज़ देखना, यहाँ पे बोला है कि विच सेक्टर, अगर सेक्टर पूछे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सबसे ज़्यादा मिला है, और अगर मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को. अब व्हाट फाइनेंशियल सपोर्ट वाज अनाउंस्ड टू क्रिएट चैंपियन SMEs इन बजट 2026. तो एक चैंपियन SME करके एक चीज़ भी आई थी, तो उसमें बोला गया था कि हम ₹10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड देंगे ताकि जो भी SMEs अच्छा परफॉर्म कर रही है वो चैंपियन SMEs बन जाए. अब एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर अनाउंस किया गया था इन बजट 2026 दैट विल कनेक्ट विच 2 प्लेसेस. तो ये बेसिकली दनकुनी से सूरत,
इनको कनेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बजट हाउ मेनी न्यू नेशनल वाटरवेज आर प्लान। अब 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स है, ये आपको पता है। एक न्यू डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कहाँ पर है, दनकुनी से सूरत तक। वाटरवेज भी हमने बनाने हैं ओवर द नेक्स्ट 5 years, तो हमने टोटल 20 ऐसे वाटरवेज बनाने हैं। इसके साथ एक और चीज बोल रही हूँ कि 3 ना केमिकल पार्क्स भी बोला है, and that will be set up using a cluster based plug and play model, ठीक है, ये याद रखना 3। हाँ, अब एक टर्म है शी मार्ट दैट हैज बीन यूज्ड इन यूनियन बजट। ये किसको रेफर करता है, तो ये रेफर करता है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर फॉर विमेन्स, ओके, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट वी हैव the Coastal Cargo Promotion Scheme announced in the budget aimed to increase the share of cargo movement by inland waterways and coastal shipping from 6% to what level by 2047? तो 12% तक हम बढ़ाएंगे इस चीज़ को। ओके, इसके साथ और 2 चीज़ें बताऊंगी। एक ना SASCI, ये एक चीज़ बोली है बजट में, विच इज स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये एक सेंट्रल स्कीम है। बेसिकली ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगी स्टेट्स को फॉर कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ताकि वो अपनी ग्रोथ बूस्ट कर सके, ठीक है। स्टेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, सेंटर देगा, ताकि वो अपना इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बूस्ट कर सके, ग्रोथ बूस्ट कर सके इससे, ठीक है। और एक और चीज़ है CCUS, इसका मतलब है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। क्या है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, सॉरी इसमें यूटिलाइजेशन आएगा ऊपर, यूटिलाइजेशन, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। सो बेसिकली हम जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस है ना, इसको कैप्चर करना है और इसको हम रीयूज़ करेंगे या स्टोर करेंगे, ताकि हम ना अपनी पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल कर सके। सो ऐसा एक इनिशिएटिव बोला गया है गवर्नमेंट में, और इसके लिए ना ₹20,000 करोड़ एलोकेट करे गए हैं 5 years, ओके, 5 years के ओवर। Next, the Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative, it's mainly aimed at strengthening which sector? So basically ये खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स के लिए इनिशिएटिव है। And the last question is, according to the union budget, how many people have been lifted out of multidimensional poverty? So 25 crore people has been lifted out. So with this I complete budget for CDS and NDA. I hope ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है। I will upload the PPT on the Telegram channel. Just go through it, revise it, and numbers please अच्छे से याद रखना। Next, we will have our class on computer along with PYQs. So, till then, study well, study smart. Have a good day. Bye.